एक इंसान को 2 बार फांसी होगी। पहली बार तब जब जान निकल जाए तब, और दूसरी बार तब ये चेक करने के लिए कि इनमें सांसें बची तो नहीं है। सही सुन रहे हैं आप। इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला आया है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली बार हिंदुस्तान में 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी होने जाएगी। आपने सुना होगा कि भारत में 9 पुलिस वालों को फांसी दी जा रही है। इस पूरी घटना में क्या क्या हुआ है, शुरुआत से लेके पल पल की खबर आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में एक अदालत के अंदर जज साहब होते हैं मुथु कुमारन। उनकी अदालत में सुनवाई चल रही थी और कटघरे के अंदर 9 पुलिस वाले खड़े थे। उन 9 पुलिस वालों में एक इंस्पेक्टर साहब थे, 2 सब इंस्पेक्टर थे, 2 हेड कांस्टेबल थे और 4 कांस्टेबल थे। 9 पुलिस वाले थे। उन 9 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले की तरफ देखते हुए जज साहब कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आपको 14 साल की जेल होगी और 14 साल बाद आप रिहा हो जाओगे और एक नई जिंदगी जियोगे, यानी कि सलाखों से बाहर निकल आओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इन सभी पुलिस वालों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण न निकल जाएं। पुलिस वालों ने जैसे ही ऐसे सुना, पुलिस वालों की आंखों से आंसू तो आने ही लगे, नीचे से जमीन खिसक गई। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं पुलिस वाले कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया था, और यही सोच रहे थे कि वो पल याद आ गया जब एक बाप और बेटे को बेरहमी से कपड़े उतार के इतनी यातना दी गई कि आज जज साहब को ऐसा फांसी का फैसला सुनाना पड़ा। तब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, और जज साहब ने कहा है कि एक बार फांसी फंदे पर लटकाने के बाद जब इनके प्राण निकल जाएं तो इन्हें फिर से फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए और ये इत्मीनान किया जाए कि ये पूरी तरह से मर चुके हैं। यानी कि इन्होंने एक नहीं 2 अपराध किए हैं, एक बाप की हत्या की है और एक बेटे की हत्या की है। पहली बार फांसी बाप के लिए होगी और दूसरी बार फांसी बेटे की हत्या के लिए होगी, और इनको मौत दी जा रही है। इस तरीके की जब बात होती है तो अदालत में बहुत सारे पत्रकार भी थे, बहुत सारे वकील भी थे, वह भी लोग थे जो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार 6 साल के बाद ये क्या फैसला है। और इस फैसले की गूंज अखबार हो या न्यूज चैनल या सोशल मीडिया, सब प्लेटफॉर्म पर हर जगह वायरल हो जाती है। हर कोई ये जानने जाता है कि मामला क्या है। दरअसल इस मामले में 10 पुलिस वाले होते हैं और उन्होंने एक बाप बेटे को अपनी कस्टडी में रखा था। बहुत बुरी तरीके से यातनाएं दी थी, उन्हें इतनी यातनाएं दी थी कि दोनों बाप बेटे की मौत हो जाती है। लेकिन उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद उन 10 पुलिस वालों में से एक सब इंस्पेक्टर होता है जिसकी कोरोना से मौत हो जाती है। या लेकिन बचते हैं 9 पुलिस वाले जिनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, इस कहानी से जानते हैं तब पूरा सच क्या है। लॉकडाउन का वो दौर चल रहा था जब यह आदेश दिया गया था भारत में कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें, ज्यादा देर तक दुकानें ना खोली जाएं, जो जरूरत की चीजें हैं दुकानें उन्हीं के लिए खुलेंगी। ऐसे ही तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला पड़ता है तूतीकोरन और जिले में एक थाना लगता है जिस थाने का नाम था सातानुकुलम। ये सातानुकुलम की बात है। उसी के इलाके में अंतर्गत एक जगह आती है, उसका नाम कामरा चौक है। कामरा चौक से कुछ पुलिस वालों का दल गश्ती करता हुआ निकल रहा था। जैसे निकल रहा था तो एक मोबाइल की दुकान खुली थी, उसका शटर थोड़ा सा ऊपर था। दुकान का मालिक था 59 साल का पी जयराम। उसके पास में एक कस्टमर खड़ा था और ग्राहक ये बात कर रहा था कि देखो पुलिस वाले जा रहे हैं, आप उस शटर को थोड़ा नीचे कर लो नहीं तो पुलिस वाले डांटेंगे। तभी उस व्यक्ति को गुस्सा आता है पी जयराम को। उसने कहा कि ये पुलिस वाले मेरे सामने बात नहीं करते हैं, इन पुलिस वाले चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसा कौन सा अपराध है जो ये पुलिस वाले नहीं करते। और जज्बात में आने के बाद, जोश में आने के बाद उस दुकानदार ने उस कस्टमर के सामने ऐसी बात बोल दी। वो नहीं जानता था कि ऐसी बात बोलना उसको भारी पड़ जाएगी। और
ये सब बात पुलिस वालों के कान तक पहुंच गई। जिस रूप में बोली गई थी उससे भयानक रूप में पुलिस वालों तक पहुंचती है। जब वहां तक पहुंचती हैं तो जो थानेदार होता है उसको गुस्सा आ जाता है। यानी कि जो सातवानुकुलम का थानेदार था श्रीधर को बहुत गुस्सा आता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। और उसकी ईगो इतनी हर्ट होती है कि 19 जून 2020 की शाम के लगभग 7:30 बजे का आसपास का समय था। एक बार फिर से जब वो गश्ती दल वहां से निकल रहा था तो वो मोबाइल के दुकान में 1-2 पुलिस वाले जाते हैं और वहां से दुकान का मालिक था उसको उठा लाते हैं और पुलिस वाले उसे खींचते हुए दुकान के अंदर से सीधा लेके आते हैं। कहां लेके आते हैं? थाने के अंदर। और थाने के अंदर में पहले बिठाया जाता है। लेकिन इसी बीच दुकानदार यानी कि जो मालिक था जिसका नाम पी जयराम होता है और उसके बेटे का नाम होता है जे वैनिक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो दौड़ता हुआ थाने पहुंचता है अपने पिताजी के लिए कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो पुलिस वाले उसे थाने में बैठा के रखे हैं। पुलिस वालों से जब बेटा पूछता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, दुकान इतनी देर खुली रहेगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा देर तक दुकान खोल रखी है। इससे पहले हमने चेतावनी दी थी लेकिन ये मानता नहीं है, बदमाशी कर रहा था, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था। बस इतना था कि पुलिस वालों ने एकदम बेटे के सामने बाप को पीटना शुरू कर दिया। और जैसे ही बाप को पीट रहे थे बेटे को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है इतना बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया कि तुम बेवजह इन्हें मार रहे हो, बेवजह इन्हें पीट रहे हो, है? देर तक दुकान खोल दी तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं हो गया। तभी एक पुलिस वाले को गुस्सा आता है, अभी तक तो बाप को रखा हुआ था और फिर बेटे को भी खींचकर थाने के अंदर ले जाते हैं जहां पर हवालात होती है। और हवालात के अंदर बाप को भी पीटा जाता है, बेटे को भी पीटा जाता है। इस थाने के अंदर लगभग 10 पुलिस वाले होते हैं। उन 10 पुलिस वालों में जो भी आ रहा था अपना हाथ साफ करता चला आ रहा था। अब ये बात जो है उनके परिवार वालों तक पहुंचती है, आसपास के लोगों तक पहुंचती है, उन्हें पता चलती है तो थाने में सब अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और उन सबको बाहर बैठाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप यहां से चले जाओ। और ऐसे कहने के बाद में सब परिवार वाले चले जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें समझाकर बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें सुबह तक छोड़ देंगे। लेकिन वो इंतजार करते रहे, पूरी रात बीत जाती है इंतजार करते करते। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो बाप बेटे को कितनी बेरहमी से पीट रहे थे। पीटते पीटते जब मन कर रहा था उनके शरीर के सारे कपड़े उतार दिए, केवल अंतर्वस्त्र यानी कि अंडरवियर बचा था और सारे कपड़े उतारकर निर्वस्त्र करके उनको मारा गया। और अंडरवियर बचने के बाद नग्न अवस्था में जो हो जाते हैं तब उनको उल्टा करके मेज पर लिटा दिया जाता है और लिटाने के बाद फिर उन्हें डंडे से पीटा जाता है, कूले पर पीटा जाता है, टांगों पर पीटा जाता है। वो हिले डुले नहीं, इसलिए पुलिस वालों ने उनके हाथ पैर पकड़े हुए थे और यातना इस तरीके से दी जा रही थी। उधर परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि अब छोड़ेंगे अब छोड़ेंगे, लेकिन वो छूटने की स्थिति नहीं आई। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। जब उनके शरीर से ब्लड बहने लगा तो इसी बीच में पुलिस वालों ने आराम किया और मारते मारते जब थक गए तो आराम लेने के बाद जब उनसे कहा कि जितना भी खून फर्श पर फैला हुआ है जितनी जल्दी साफ करोगे बिना किसी शोर शराबे के साफ कर दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुमने चीखना या चिल्लाने की कोशिश की तो जैसे जैसे तुम्हें अभी पीटा था उससे दोगुनी तरीके से पिटाई की जाएगी। ये बात जब बाप बेटे को पता चलती है तो वो डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, क्योंकि अब शायद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला था। जो लोग प्रयास कर रहे थे उनकी चल नहीं रही थी। बाप बेटे ने जो फर्श पर ब्लड फैला हुआ था उसको साफ किया और साफ करने के बाद जो कपड़े थे वो पहन लिए, लेकिन जो ब्लड शरीर से निकल रहा था वो तो निकल ही रहा था। जो कपड़े पहनने थे उन पर ब्लड भी लगने लगता है। दिन निकल जाता है। जैसे ही दिन निकलता है तो सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है और जगह जगह जो ब्लड फैला था ब्लड को साफ किया जाता है, बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाता है। यहां से जब बाप बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो परिवार वाले बाहर इंतजार कर रहे थे। परिवार वालों की नजर बेटे की पैंट पर पड़ती है जो खून से लथपथ होती है, उस बाप की धोती पर पड़ती है जो कि खून से लथपथ होती है। ऐसे में घर वाले समझ जाते हैं कि उनकी पिटाई हुई है, लेकिन करें तो करें क्या, कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब हॉस्पिटल दिखाने ले जाते हैं तो उन्हें वहां से फिट यानी स्वस्थ करार दे दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी है, इन्हें आप घर ले जा सकते हैं। इन्हें अदालत में पेश करना था, लेकिन वो दौर ऐसा था जब एक दूसरे से इतने डरे हुए थे कि किसी को कोरोना ना फैल जाए, इसलिए
इसलिए जो अदालत की कार्यवाही हो रही थी वो घर पर ही हो रही थी। जज साहब पहली मंजिल पे थे और पहली मंजिल पर ही संदेश दिया जाता है। इस तरह से दो लोग हैं, बाप और बेटा, और इन पर कुछ धाराएं लगी हैं। उन्होंने धाराएं जो थी वो जज साहब को बताई। जज साहब पहली मंजिल पर थे और नीचे की तरफ पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे हुए बाप बेटे को खड़े हुए थे, और ऐसा घेरा हुआ था कि जज साहब को सिर्फ उनकी गर्दन दिखाई दे रही थी, ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा था, नीचे का नहीं, क्योंकि जज साहब को उनकी चोटें और कपड़े पर खून नहीं दिखाई दे रहा था। यहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है और आदेश कर दिया जाता है कि इनको कोवलपट्टी की जेल में रखा जाए, और 20 जून 2020 से उन्हें कोवलपट्टी की जेल में भेज दिया गया। तो वहां पर पहला दिन गुजर जाता है, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है, और 22 जून 2020 को तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ती है कि बेटे वैनेक्स, जिनको सरकारी अस्पताल ले जाया गया, और रात के 9 बजे के आसपास खबर मिलती है कि बेटे की मौत हो चुकी है। बेटा पहले मर जाता है, जो बाप था उसकी भी हालत बहुत खराब थी, और बाप को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बाप का दम सुबह निकल जाता है। यानी 23 जून 2020 को सुबह बाप भी मर जाता है। रात को बेटा मर चुका था और सुबह होते होते बाप की मौत की खबर पूरे कस्बे में फैल गई, घर परिवार में मातम फैल गया, और यह कहानी पूरे भारत में आग की तरह फैलने लग जाती है। तो व्यापारियों में गुस्सा आ जाता है, और जो थोड़ी बहुत दुकानें कोरोना की वजह से खुली हुई थी वो बंद कर दी जाती हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा दौर था, लोगों को एक दूसरे से मिलने की आपत्ति थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, डर था कि कोरोना ना फैल जाए। फिर लोगों में इतना गुस्सा आता है कि लोग सड़क पर उतर जाते हैं और पुलिस वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो ये मामला नेशनल न्यूज बन जाती है। सभी हिस्सों में खबर थी, सभी सोशल मीडिया पर बाप बेटे की मौत की खबर चलने लगी। देखते देखते सरकार पर प्रेशर बन जाता है, और पुलिस ने यह अपराध किया है, इसलिए ये जांच पुलिस के स्थान पर सीबीसीआईडी से जांच कराई जाए, इसकी मांग की जाती है, और मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने की बात होती है। तभी 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुरई बेंच थी इस मामले का संज्ञान लेती है, और संज्ञान में लेने के बाद कहती है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई को जांच सौंपी जाती है 28 जून 2020 को, और सीबीआई जांच में जुट जाती है, और यहां पर एफआईआर दर्ज होती है। जो एसएचओ था इंस्पेक्टर, जिसका नाम एस श्रीधर होता है, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश होता है, और तथा अन्य जो लोग होते हैं उन पर एफआईआर दाखिल होती है। यानी 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उससे पहले उनको सबको सस्पेंड किया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। ये जेल में थे तो इसी बीच अगस्त 2020 की बात है, एक सब इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम होता है पालू दरई, उसकी कोरोना से मौत हो जाती है। अब 10 पुलिस वालों में से बचते हैं 9 पुलिस वाले। कहानी आगे बढ़ जाती है। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी और 25 दिसंबर 2020 को चार्जशीट लगाई जाती है। चार्जशीट लगाने के बाद 18 फरवरी 2021 से इस मामले में ट्रायल शुरू होते हैं। जैसे ट्रायल शुरू हो जाता है, इस पर बीच में रोक लग जाती है और सुनवाई जो होती है उस पर टल जाती है, और 2021 से लेकर 2025 तक कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि मामला टल गया। लेकिन जुलाई 2025 की बात है, इसमें आदेश आया कि अब सुनवाई दोबारा चालू होगी, और इस मामले में जो मुख्य आरोपी था वो इस मामले में सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया, और वो ये कहता है कि मुझे सरकारी गवाह बना दो, मैं इसमें अदालत के सामने सब कुछ बता दूंगा। और अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। खारिज करते ही कहा कि तुम पूरी की पूरी सजा के हकदार हो, तुम्हें सरकारी गवाह नहीं बनाया जाएगा, तुम थाने के इंचार्ज थे, थाने के मालिक थे, तुम जैसा चाहते वैसा होता, तुम चाहते तो दोनों बाप बेटी बच सकते थे, लेकिन तुमने उन दोनों को मरवा दिया, इसलिए तुम सरकारी गवाह नहीं बनोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और नवंबर 2025 की बात है, फिर अदालत के अंदर इस मामले का ट्रायल शुरू होता है, और ज्यादा लंबा ना खिंचे इसलिए सुनवाई पे सुनवाई होती है, तारीख पर तारीख होती है, और फिर सुनवाई होती है और फैसला आता है। और 23 मार्च 2026 को सेशन कोर्ट ने पुलिस वालों को दोषी करार माना, और दोषी मानते हुए इसी बीच में एक महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उस रात की पूरी कहानी की गवाही के रूप में अदालत को सुनाती है। तब वाकई अदालत को और जो लोग सुनने वाले थे उनको भी हैरानी होती है। हालांकि सीबीआई ने जो मामले की जांच पड़ताल की थी, बहुत सारे लोगों से जांच पड़ताल करने के बाद 2427 पेज की रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश की थी, और जज साहब भी इस कहानी को सुनने के बाद हैरानी में पड़ जाते हैं कि रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है।
तब 6 अप्रैल 2026 को जज मुथु कुमारन होते हैं, उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार राज्य सरकार से पूछा, बताइए कि इस केस में क्या करना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा दी जाए। इसलिए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में शामिल किया जाता है और जो 9 पुलिस वाले होते हैं उनको मौत का हुक्म सुनाया जाता है। इसी बीच में जज साहब ने पुलिस वाले की तरफ देखा और देखकर कहा कि तुम सोच रहे होगे कि 14 साल की सजा होगी और सजा पूरी होने के बाद तुम बाहर निकल आओगे, उसके बाद तुम सामान्य जिंदगी जी सकते हो, लेकिन ये सपना है, ऐसा सपना तुम्हारा पूरा नहीं होने वाला है। तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाएगी और सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पहली बार तुम्हें बाप के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और दूसरी बार बेटे के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और तब तक लटका कर रखा जाएगा जब तक कि तुम्हारे प्राण न निकल जाएं। आप लोगों को पुलिस वालों का यह कृत्य कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि क्या ऐसे पुलिस वालों को ये सही सजा दी गई है या नहीं। और दूसरा, पुलिस के अत्याचार को खत्म करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, यह भी एडवाइस दीजिएगा। आपकी एडवाइस, आपकी सलाह बेहतर होगी तो आपको हम अपने ऑफिस में बुला के सम्मानित करेंगे। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक प्यार बनाए रखिएगा और जय।